प्यारे बच्चों, सुप्रभात। मैं हूँ राजेंद्र और आज का हमारा विषय है हिंदी साहित्य बसंत की खोज नामक पुस्तक से पाठ 2 बचपन। एक कहानी है जिसकी लेखिका हैं कृष्णा सोबती जी। और उस पाठ में बचपन नामक पाठ में कृष्णा सोबती जी अपने बचपन की घटनाओं और क्रियाकलापों तथा यादों का वर्णन करते हुए हम सबको ये बचपन के बारे में बताया है कि एक बचपन जो होता है वो किन किन चीज़ों के प्रति उत्सुक और इच्छुक होता है। और सभी बच्चे, आप जानते हो कि आपको बचपन में बहुत सारी चीज़ें खाने पीने, घूमने टहलने और पहनने से संबंधित, खेलने से संबंधित आप सबको अच्छा लगता है। लेकिन जब आपका बचपन निकल जाता है और युवा अवस्था में आप प्रवेश करते हैं, बड़े हो जाते हैं, किशोर हो जाते हैं, तो आपका भी मन कुछ बदलाव हो जाता है उसमें कि अब मैं हल्के सफ़ेद रंग का कपड़ा पहनूं और खाने पीने, मनोरंजन से संबंधित सारी चीज़ों में बदलाव हो जाता है। प्यारे बच्चों, तो आइए हम इस बचपन नामक पाठ को पढ़ते हैं और सब लोग इसे देखेंगे और पढ़ेंगे भी तो समझ में ज़्यादा आएगा। मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी। मैं तुमसे कुछ इतनी बड़ी हूँ कि तुम्हारी दादी भी हो सकती हूँ, तुम्हारी नानी भी, बड़ी बुआ भी, बड़ी मौसी भी। परिवार में मुझे सभी लोग जीजी कहकर पुकारते हैं। हाँ, मैं इन दिनों कुछ बड़ा बड़ा यानी उम्र में सयाना महसूस करने लगी हूँ। शायद इसलिए कि पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी। मेरे पहनने ओढ़ने में भी काफ़ी बदलाव आए हैं। पहले मैं रंग बिरंगे कपड़े पहनती रही हूँ, नीला, जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी। अब मन कुछ ऐसा करता है कि सफ़ेद पहनूं। गहरे नीले, गहरे नहीं, हल्के रंग। मैंने पिछले दशकों में तरह तरह की पोशाकें पहनी हैं। पहले फ्रॉक, फिर निकर वाकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे और अब चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते। बचपन के कुछ फ्रॉक तो मुझे अब तक याद है। हल्की नीली और पीली धारी वाला फ्रॉक, गोल कॉलर और बाजू पर भी गोल कफ, एक हल्के गुलाबी रंग का बारीक चुन्नटों वाला घेरदार, नीचे गुलाबी रंग की फ्रिल। तो प्यारे बच्चों, इस बचपन में नामक पाठ में कृष्णा सोबती जी बता रही हैं कि बच्चों, मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले चलती हूँ और मैं तुमसे ये कहना चाहती हूँ कि उम्र में मैं इतनी बड़ी हूँ कि तुम्हारी दादी भी हो सकती हूँ और तुम्हारी नानी भी हो सकती हूँ, या घर में तुम्हारी बड़ी बुआ और बड़ी मौसी भी हो सकती हूँ। लेकिन परिवार के सभी लोग मुझे जीजी कहकर पुकारते हैं। जीजी शब्द का अर्थ होता है प्यारे बच्चों दीदी। जीजी शब्द का अर्थ होता है दीदी से लिया जाता है, यानी प्यार से घर में सभी लोग उनको दीदी कहकर पुकारते थे। और कुछ दिनों के बाद बीत जाने पर लेखिका अपने आप को उम्र में बड़ा सयाना महसूस करने लगती हैं, अर्थात उनकी उम्र बढ़ जाती है तो वो किशोरावस्था में पहुंच जाती हैं। तो उनके सारे जो पिछले बचपन के पहनने ओढ़ने और खाने पीने में काफ़ी बदलाव होता है और वो रंग बिरंगे कपड़े जहाँ तक पहनती रहीं, नीला, ग्रे, जामुनी, काला, चॉकलेटी। लेकिन जब उम्र बढ़ती है तो उनके भी पहनावा और ओढ़ावा, खाना पाना या खान पान सब में उनका परिवर्तन हो जाता है, अर्थात बदलाव हो जाता है। तो अब वो सफ़ेद रंग के कपड़े पहनना पसंद करती हैं और हल्के रंग के। अब चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते पहनना पसंद करती हैं। बचपन में वह
फ्राक, निकरवाकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे पहनती थी। लेकिन अब जब उनकी उम्र बड़ी हुई तो वो चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते पहनना पसंद करने लगीं। कहती हैं कि बचपन के कुछ फ्राक तो मुझे अब तक भी याद है, जैसे हल्की नीली और पीली धारी वाला फ्राक, गोल कॉलर और बाजू पर गोल कप, हल्के गुलाबी रंग का बारीक चुन्नटों वाला घेरदार फ्राक, ये सब उनको आज भी याद है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, उन दिनों फ्राक के ऊपर की जेब में रुमाल और बालों में इतराते रंग बिरंगे रिबन का चलन था। लेमन कॉलर का बड़े प्लेटों वाला गर्म फ्राक जिसके नीचे फर टंगी थी, 2 ट्यूनिक भी याद है, एक चॉकलेट रंग का और अंदर की कोटी प्याजी, दूसरा ग्रे और उसके साथ सफ़ेद कोटी। कहती हैं कि उस समय का जो चलन था बचपन में, उसमें फ्राक के ऊपर जेब जिसमें रुमाल रखना और बालों में इतराते रंग बिरंगे रिबन अर्थात रबड़ का लगाना, यह सब प्रचलित चलन था, नियम था। लेमन या शौक था, लेमन कॉलर का बड़े प्लेटों वाला फ्राक जिसके ऊपर टंकी थी, 2 ट्यूनिक भी याद है और चॉकलेटी रंग का अंदर कोटी का प्याज ग्रे रंग का, ये सब उनको आज भी बचपन के याद आ रहे हैं। आगे देखिए बच्चों, मुझे अपने मोजे और स्टारकिंग भी याद हैं। लेखिका कहती हैं कि मुझे अपने जूते के जो मोजे होते हैं, मोजे और स्टारकिंग आज भी मुझको याद आते हैं। बचपन में हमें अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे, वह नौकर या नौकरानी को नहीं दिए जा सकते थे, इसकी सख्त मनाही थी। लेखिका कहती हैं कि जब मेरा बचपन था तो मुझको खुद अपने जूते और मोजे धोने पड़ते थे, उसको धोने के लिए किसी नौकर या नौकरानी को देना सख्त मनाही था अर्थात रोक थी। आगे देखिए बच्चों, हम बच्चे इतवार की सुबह इसी में लगाते, धो लेने के बाद अपने अपने जूते पॉलिश करके चमकाते। जब तक जूते कपड़े या ब्रश से रगड़ते तो पॉलिश की चमक उभरने लगती। लेखिका कहती हैं कि हम सब बच्चे अपने बचपन में जो संडे मिलता है रविवार के दिन सुबह इसी काम में लग जाते, अपने जूते को धोने और मोजे को धोने, जूते को पॉलिश चढ़ा करके उसको चमकाने में लग जाते। पूरा दिन यही करने में मेरा दिन बचपन का बीत जाता। सरवर, मुझे आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है, हालांकि अब नई नई किस्म के शू आ चुके हैं, शू अर्थात जूते आ चुके हैं। कहना होगा कि ये पहले से कहीं ज़्यादा आरामदेह हैं, पहले की अपेक्षा आज के जूतों में बहुत आरामदायक है। हमें जब नए जूते मिलते उसके साथ ही छालों का इलाज शुरू हो जाता। लेखिका कहती हैं कि मेरे बचपन में जब जूते मुझे मिलते थे पहनने के लिए तो उसी समय जो है छालों का इलाज शुरू हो जाता था। जूते पहनने में जो पैरों में रगड़ होती थी जिसके कारण से उनके पैरों में छाले निकल आते थे। तब देखो लेखिका आगे क्या करती हैं उसके लिए। जब कभी लंबी सैर पर निकलते अपने पास रुई जरूर रखते, जूता लगा तो रुई मोजे के अंदर। हाँ, हमारे बचपन तुम्हारे बचपन में तो बहुत फ़र्क हो चुका है। अब लेखिका कहती हैं कि प्यारे बच्चों, हमारे बचपन और तुम्हारे बचपन में आज बहुत फ़र्क हो चुका है, बहुत बदलाव आ चुका है। क्योंकि जब मैं लंबे दूरी के लिए सैर पर निकलती थी घूमने के लिए तो अपने पास रुई ज़रूर रखती थी, क्योंकि जब जूता हमारे पैरों के बगल में लगे तो उसके अंदर में रुई लगा लेती थी ताकि उस जूते का किनारा जो हमारे पैरों में ना रगड़ने पाए और मेरा पैर ना कटे, छाले ना पड़े। आगे देखिए बच्चों, हर शनिवार को हमें ऑलिव ऑयल, अब देखो बच्चों यहाँ पर एक शब्द आया है ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल का होता है अर्थ जैतून का तेल, जैतून का तेल, ठीक। ये जैतून का तेल है, उसको हम साहित्यिक भाषा में ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल बोलते हैं। ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पीना पड़ता है, यह एक मुश्किल का काम था। शनिवार को सुबह से ही नाक में इसकी गंध आने लगती थी। कहती हैं कि जैसे सुबह शुक्रवार रात बीतती और सुबह शनिवार होती तो उसे जैतून के तेल की गंध जो है हमको सुबह से ही आने लगती। छोटे शीशे
के गिलास जिन पर ठीक खुराक के लिए निशान पड़े रहते, उन्हें देखते ही मिताली होने लगती। यानी कहती हैं कि जो गिलास था और जिन पर शीशे के निशान लगे हुए थे खुराक पिलाने के लिए, उस गिलास को देखते ही मुझे मिताली अर्थात उल्टी जैसा आने लगता था, हबक आने लगता था। मुझे आज भी लगता है कि अगर हम ना पीते वह शनिवारी दवा तो कुछ ज़्यादा बिगड़ने वाला नहीं था, सेहत ठीक ही रहती। लेखिका कहती हैं कि अगर बचपन में हम उस शनिवार के दिन पीने वाली दवा नहीं पीते तो कुछ बिगड़ने वाला नहीं था, क्योंकि सेहत तब भी ठीक ही रहती। तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में इतनी कितनी दूरी हो चुकी है, यहाँ तक कि बचपन की दिलचस्पियाँ भी बदल गई हैं। अब लेखिका कहती हैं कि बच्चों, हमारे बचपन और आप सबके बचपन में इतना परिवर्तन हो चुका है कि जो बचपन की दिलचस्पियाँ हैं वो सब आज बहुत बदल गई हैं। अब आगे देखिए प्यारे बच्चों, याद रहे उन दिनों कुछ घरों में ग्रामोफोन थे, रेडियो और टेलीविज़न नहीं थे। हमारे बचपन की कुल्फ़ी आइसक्रीम में हो गई, कचौड़ी समोसा पैटीज में बदल गए, सहतूत और फाल्स और खसखस के शरबत को कोक और पेप्सी में बदल गए। लेखिका कहती हैं कि बच्चों, उस दिनों जब मेरा बचपन था तो मनोरंजन के जो साधन थे वो ग्रामोफोन थे, रेडियो और टेलीविज़न नहीं थे। लेकिन आज के बचपन में ग्रामोफोन, रेडियो, टेलीविज़न, मोबाइल, कंप्यूटर, आज टेबरी कार्ड, आज सारे मनोरंजन के साधन आ गए हैं। और खान पान में भी इतना बदलाव आ गया कि वो बचपन में मेरे कुल्फ़ी जो है वो आइसक्रीम में आज बदल गई, कचौड़ी समोसा जो रहते थे आज वो पैटीज में बदल गया है, और सहतूत और फाल्स खसखस के जो शरबत रहते थे वो आज वर्तमान में पेप्सी और स्प्राइट और कोल्ड ड्रिंक में बदल गया है। उन दिनों कोक नहीं, लेमनेड, बिमटो मिलती थी। शिमला और नई दिल्ली में बड़े हुए बच्चों को बेंगर्स और डेबिकों रेस्तरों का चॉकलेट और पेस्ट्री मज़ा देने वाली होती थी। हम भाई बहनों की ड्यूटी लगती शिमला माल से ब्राउन ब्रेड लाने की। लेखिका कहते हैं कि हमारे भाई और बहनों की, जो उनके चचेरा भाई था, उनकी ड्यूटी लगती थी शिमला से माल लेकर के ब्राउन ब्रेड लाने के लिए। हमारा घर माल से ज़्यादा दूर नहीं था, एक छोटी सी चढ़ाई और गिरजा मैदान पहुंच जाते, वहां से एक उतराई उतरते और माल पर कन्फेक्शनरी काउंटर पर तरह तरह की पेस्ट्री और चॉकलेट की खुशबू मन भावनी। यानी कहती हैं कि कन्फेक्शनरी जो थी काउंटर, उस पर तरह तरह की पेस्ट्री और चॉकलेट अनेक प्रकार के रहती, जिसकी खुशबू हमारे मन को मोह लेती थी। हमें हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी। कहती हैं लेखिका कि प्यारे बच्चों, हमको जो है उस बचपन में केवल एक दिन एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट मिलती थी। सबसे ज़्यादा मेरे पास ही चॉकलेट टॉफ़ी का स्टॉक रहता। मैं चॉकलेट लेकर खड़े खड़े कभी ना खाती, घर लौटकर साइड बोर्ड पर रख देती और रात के खाने के बाद बिस्तर में लेटकर मज़ा ले खाती। प्यारे बच्चों, आप सबको भी मज़ा आता होगा अपने बचपन में। अक्सर बच्चे बचपन में कोई चीज़ खरीद कर लाते हैं तो रात को खाना खाने के बाद जब सोने जाते हैं तो वो बिस्तर पे ही अपना मज़ा ले करके खाते हैं। यही बचपन का सबसे आनंददायक बचपन होता है, जीवन होता है। आगे देखिए प्यारे बच्चों, शिमला के काफल भी बहुत याद आते हैं, खट्टे मीठे, कुछ एकदम लाल, कुछ गुलाबी रस भरी कस्मल, सोचकर ही मुंह में पानी भर आए। चेस्टनट और गजब की चीज़ आग पर भुने जाते और फिर छिलके उतार कर मुँह में। ये सब चीज़ें किस लेखिका के बचपन की हैं जो खाने को मिलती थीं, लेकिन आज वो सारी चीज़ें बदल गई हैं। चने जोर गरम और अनार दाने का चूर्ण, हाँ जी, चने जोर गरम की पुड़िया जो तब थी वह अब भी नज़र आती है। पुराने कागजों में बनाई हुई इस पुड़िया में निरा हाथ का कमाल है। कहती हैं कि निरा हाथ का, कि उस हाथ से बनाया हुआ पुड़िया का कमाल है कि नीचे से तिरछी लपेटते हुए ऊपर से इतनी चौड़ी कि चने आसानी से हथेली पर पहुंच जाएं। एक वक्त था जब फिल्म का गाना था, चना जोर गरम बाबू मैं लाया मज़ेदार चना जोर गरम। उन दिनों स्कूल के हर बच्चों को आता था। लेखिका बता रही हैं कि बच्चों, जब मेरा बचपन था तो उस समय
पुड़िया में लपेटे हुए जो चना मिलता था खाने को, वो बहुत आनंददायक रहता था, टेस्टी रहता था। और वो गाना एक फिल्म की तरह था और जिसको हर स्कूल के बच्चे अपने ओंठों पर गुनगुनाया करते थे। चना जोर गरम बाबू, मैं लाया मज़ेदार चना जोर गरम। कुछ बच्चे पुड़िया पर तेज मसाला बुरकवाते, मानी कुछ बच्चे रहते उसी पुड़िया पर चने के तेज वाला मसाला जो है गिरवाते या छिड़कवाते। पूरा गिरजा मैदान घूमने तक एक पुड़िया चलती, यानी कहती हैं कि जो पूरा गिरजा घर था चर्च, उसको घूमने तक घूमते घूमते उस पुड़िया पूरे रास्ते तक चलती। एक एक चना पापड़ी मुंह में डालने और कदम उठाने में एक खास ही लय रफ्तार थी। छुटपन में हमें शिमला सीरीज पर बहुत मज़े किए हैं, घोड़ों की सवारी की है। शिमला के हर बच्चे को कभी न कभी यह मौका मिल ही जाता है। लेखिका कहती हैं कि जब मैं बचपन में थी तो छुटपन में हमेशा शिमला रिज पे से बहुत मज़े किए, यानी बहुत आनंद लिया और घोड़ों की सवारी भी की, क्योंकि शिमला के हर बच्चे को कभी ना कभी यानी महीने में कभी ना कभी एक बार मौका ज़रूर मिल जाता था शिमला को घूमने के लिए। गर्मियों में बहुत अच्छी जगह है। ये लेखिका बताती हैं बच्चों कि शिमला घूमने के लायक गर्मियों में बहुत अच्छी जगह है, जिस पर सभी स्कूल के बच्चों को एक ना एक बार मौका ज़रूर मिल जाता था। आगे देखिए बच्चों, हम जाने क्यों घोड़ों को कुछ कमतर करके समझते, उन पर हंसते थे ननिहाल के घोड़े, खूब हष्ट पुष्ट और खूबसूरत। उनकी बात फिर कभी, शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे, सामने जाकू का पेड़, ऊंचा चर्च की घंटियां बजती तो दूर दूर तक उनकी आवाज़ या उनकी गूंज फैल जाती। लगता इसके संगीत से प्रभु यीशु स्वयं कुछ कह रहे हैं। लेखिका बता रही हैं कि हम उन घोड़ों का मजाक उड़ाते और उन पर बैठ करके तब उन पर हंसते थे, तब सोचते कि ननिहाल के घोड़े खूब हष्ट-पुष्ट और खूबसूरत हैं। तो बात फिर क्या है, बहुत अच्छी है। शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे और सामने जो जाकू का पहाड़ था उस पर एक ऊंचा चर्च का मंदिर बना हुआ था, यानी चर्च बना हुआ था, जिस पर चर्च की घंटियां बजती तो दूर दूर तक उसकी गूंज या आवाज़ फैल जाती, ध्वन सुनाई देती। ऐसा लगता कि मानो उसी संगीत से प्रभु यीशु जो हैं वो स्वयं कुछ कह रहे हैं या स्वयं कुछ बता रहे हैं या बताने के लिए आ रहे हैं। सामने आकाश पर सूर्यास्त हो रहा है, गुलाबी सुनहरी धारियां नीले आसमान पर फैल रही हैं। दूर दूर फैले पहाड़ों के मुखड़े गहराने लगे और देखते देखते बत्तियां टिमटिमाने लगीं। रिज पर ही रौनक और माल की दुकानों की चमक के भी क्या कहने, स्कैंडल पॉइंट की भीड़ से उभरता कोलाहल। लेखिका कहती हैं कि उस पर्वत पर जो सामने था वो आकाश में सूर्यास्त होता था, यानी डूबता था, जिससे गुलाबी रंग की धारियां नीले आसमान में पूरी तरह से फैल जाती थी। दूर दूर तक पहाड़ों के मुखड़े गहरने लगे और देखते देखते बत्तियां क्या होती थीं, टिमटिमाने लगती थीं, जिससे रौनकें और भी माल की दुकानों की चमक के अनुसार बढ़ जाती थीं। स्कैंडल पॉइंट की भी भीड़ उभरता और कोलाहल होता था, आवाज़ होती थी। सर्वर स्कैंडल पॉइंट के ठीक सामने उन दिनों एक दुकान हुआ करती थी, जिसके शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था। इसकी पटरियां, उस पर खड़ी छोटे छोटे डिब्बों वाली ट्रेन, एक और लाल टीन की छत वाला स्टेशन और सामने सिग्नल देता खंभा, थोड़ी थोड़ी दूर पर बनी सुरंगें। लेखिका कहती हैं कि बच्चों स्कैंडल पॉइंट के सामने एक दुकान रहती थी, जिसके शोरूम में शिमला कालका का ट्रेन का मॉडल बना हुआ एक चित्र था, जिसकी पटरियां जो थी उसी पर खड़ी छोटे छोटे डिब्बों वाली ट्रेन की तरह रहती, जो एक लालटीन की छत वाला स्टेशन सामने रहता, जिसपे एक सिग्नल दिखता और थोड़ी दूर पर कुछ सुरंगें दिखाई देती। पिछली सदी में तेज रफ्तार वाली गाड़ी वहीं थी, कभी कभी हवाई जहाज़ भी देखने को मिलते। दिल्ली में जब भी उनकी आवाज़ आती, बच्चे उन्हें देखने बाहर दौड़ते। दिखता एक भारी भरकम पक्षी उड़ा जा रहा है पंख फैलाकर,
यह देखो, और वह गायब। उसकी स्पीड ही इतनी तेज लगती। हाँ, गाड़ी के मॉडल वाली दुकान के साथ एक और ऐसी दुकान थी जो मुझे कभी नहीं भूलती। यह वह दुकान थी जहाँ मेरा पहला चश्मा बना था। वहाँ आँखों के डॉक्टर अंग्रेज थे। अब देखो बच्चों, ये लेखिका कह रहे हैं कि पिछली सदी में तेज रफ्तार से चलने वाली एक गाड़ी वहीं थी जो कभी कभी हवाई जहाज़ से भी देखने को मिलते, यानी कि हवाई जहाज़ उड़ते और देखने को मिलते। जब दिल्ली में भी उनकी आवाज़ आती तो बच्चे उन्हें देखने के लिए बाहर दौड़ते और देखते कि भारी भरकम पक्षी कोई उड़ा जा रहा। उस हेलीकॉप्टर की आवाज़ को ये समझते कि कोई बड़ा सा भारी पक्षी उड़ता हुआ पंख फैलाकर जा रहा है। और देखो, वह गायब हो गया। उसकी स्पीड इतनी रहती थी कि बच्चों, गाड़ी के मॉडल वाली दुकान के साथ में वो और दुकान थी जिसको लेखिका कभी नहीं भूलती, और उन्हीं से वो अपना पहला चश्मा बनवाई थी। और उस पर दुकान के अंग्रेज का डॉक्टर बैठता था या रहता था। शुरू में चश्मा लगाना बड़ा अटपटा लगा। छोटे बड़े मेरे चचेरे की ओर देखते और कहते, आँखों में कुछ तकलीफ है, इस उम्र में ऐनक, दूध पिया करो। मैं डॉक्टर साहिब का कहा दोहरा देती, कुछ देर पहनोगी तो ऐनक उतर जाएगी। जब लेखिका चश्मा पहनी तो उनके बड़े और छोटे चचेरे भाई जो थे उनको देख करके उनका मजाक हंसी उड़ाते थे और कहते थे कि आँखों में कौन सी तकलीफ़ आ गई है जो आपको इस उम्र में चश्मा की ज़रूरत पड़ गई, चश्मा लगाती हैं, दूध पिया करो, मैं डॉक्टर साहब से भी कह दूँगा। तब लेखिका कहती कि हैं, डॉक्टर साहब ने कहा है कुछ दिन तक पहनोगी तो उसके बाद चश्मे अपने आप उतर जाएंगे। आगे देखिए प्यारे बच्चों, वैसे डॉक्टर साहब ने पूरा आश्वासन दिया था, लेकिन चश्मा तो अब तक नहीं उतरा, नंबर बस कम ही होता रहा। मैं अपने आप इसकी जिम्मेवार हूँ। जब आप दिन की रोशनी को छोड़कर रात में टेबल लैंप के सामने कम करके या सामने काम करेंगी तो इसके अलावा और क्या होगा। हाँ, जब पहली बार मैंने चश्मा लगाया तो मेरे एक चचेरे भाई ने मुझे छेड़ा, देखो देखो कैसी लग रही है। कहती हैं कि चश्मा तो नहीं उतरा, डॉक्टर ने जो आश्वासन दिया था, लेकिन चश्मा का नंबर धीरे धीरे कम होता रहा। यानी कि जो पॉइंट में बनता है बच्चों चश्मा, उसका पॉइंट लेंस कम होते होते चश्मा लगाना पड़ता है। ठीक, और उसके जिम्मेवार लेखिका बोलती हैं कि स्वयं मैं हूँ, क्योंकि जब मैं रोशनी को छोड़ करके रात में टेबल या लैंप के सामने कोई भी काम करती पढ़ने का, जिसके अलावा तो मुझे ज़्यादा ध्यान करने पड़ते, इसका वजह यही है। जब मैं पहली बार चश्मा लगाया, अर्थात कहती हैं कि जब मैं पहली बार चश्मे को पहना तो मेरे चचेरे भाई मुझे देख करके चिढ़ाते चले और छेड़ना शुरू किया, कहने कि देखो कैसी लग रही है। देखो उनके चचेरे भाई ने कैसे इन पर व्यंग किया था। आँख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। लेखिका कृष्णा सुभाती की चचेरे भाई ने इस पर व्यंग किया और कहा कि आँख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, और यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। मैं खीझी कि मुझ पर यह क्यों दोहराया जा रहा है, पर शेर बुरा ना लगा। लेखिका कहती है कि मैं खीझी अर्थात मुझे गुस्सा आया, मैं रिसिया गई, लेकिन मुझको उस शेर पर कोई बुरा ना लगा। जब वह चाय पीकर चले गए तो मैं अपने कमरे में गई। लेखिका कहती हैं कि जब मेरे चचेरे भाई चले गए तो मैं जा कर के अपने कमरे में गई और आईने के सामने खड़ी हो गई। कई बार अपने को देखा, ऐनक उतारी, फिर पहनी, फिर उतारी, देखती रही, सूरत बनी लंगूर की, नहीं नहीं नहीं, हाँ हाँ हाँ। तब लेखिका गई कमरे में और अपने आईना लिया और उस आईना या शीशा में अपने चेहरे को देखती, चश्मा उतार के देखती, फिर चश्मा पहन के देखती, यही क्रिया बार बार करती लगी। लेकिन उन्होंने देखा कि नहीं नहीं, हाँ हाँ हाँ, सूरत बनी लंगूर की नहीं, ये ठीक है। आगे देखो, मैंने अपने छोटे भाई का टोपा उठाकर सिर पर रखा, कुछ अजीब लगा
अच्छा भी और मजाकिया भी। तब लेखिका जो है वो अपने भाई, छोटे भाई का जो टोपी थी या टोपा, उसको उठाकर सिर पर रखा, तो भी देखा शीशे में या आईने में, तो भी उनको अजीब सा लगा, कुछ अच्छा भी लगा और कुछ बुरा भी अर्थात मजाकिया भी लगा। तब की बात थी, अब तो चेहरे के साथ घुल मिल गया है। लेखिका कहती हैं कि तब की बात थी वो चश्मे लगाना, लेकिन आजकल जो है इतने उम्र में चश्मा जो है वो हमारे चेहरे के साथ घुल मिल गया, अर्थात एकदम मित्रता के समान हो गया है। चश्मा जब कभी उतरा हुआ होता तो चेहरा खाली खाली लगने लगता। अब कहती हैं लेखिका कि अब जो चश्मा नहीं लगाती तो मेरा चेहरा जो है खाली खाली सा लगता है। तो प्यारे बच्चों, आप लोग भी जो कुछ करते हैं, जैसे घड़ी पहन के आते हैं तो आप घड़ी पहन के नहीं आएंगे तो आपका हाथ खाली खाली सा लगेगा। इसी तरह जो काम रेगुलर करेंगे, डेली करेंगे, उससे आपको अच्छा लगेगा, और आप अगर वो बंद कर देंगे बीच में तो आपका उसी दिन वो मन खाली खाली से लगेगा। जैसे आप डेली नहा के स्कूल आते हैं, अगर बीच में किसी एक दिन नहा के नहीं आए, चले आए स्कूल, तो आपको लगेगा कि आज मैंने कुछ किया ही नहीं, मेरा शरीर भारी भारी सा लगता है। ठीक उसी प्रकार से लेखिका कहती हैं। आगे देखिए बच्चों, याद आ गया वह टोपा, काली फ्रेम का चश्मा और लंगूर की सूरत। हाँ, इन दिनों शिमला में मैं सिर पर टोपी लगाना पसंद करती हूँ। मैंने कई रंग की जमा कर ली है, मैंने कई रंगों की जमा कर ली है। कहाँ दुपट्टों का ओढ़ना और कहाँ सहज सहज सुभीते वाली हिमाचली टोपियाँ। अब लेखिका आगे कहती हैं कि हमको आज भी याद आ रहा है टोपा और काली फ्रेम का चश्मा और लंगूर की सूरत लगाना इन दिनों, लेकिन इन दिनों वो कहाँ हैं, शिमला में हैं और सिर पर टोपी लगाना पसंद करती हैं। मैं कई रंगों को जमा कर ली, अर्थात कहती है मैंने कई रंगों को जमा कर ली है। कहाँ दुपट्टा ओढ़ना और कहाँ सहसा सुभीते वाली हिमाचली टोपियाँ। अब कहती हैं कि मेरा बचपन जो था उसमें दुपट्टा ओढ़ना पड़ता था, अब लेकिन आज के वर्तमान समय में या इस नए जीवन में इतना हमको सब कुछ अच्छा नहीं लगता। सहज सहज और सुभीते सुभीते वाली हिमाचल टोपियाँ और अच्छे अच्छे कपड़े, यानी पहले के समय में कहाँ सूट सलवार पहनना पसंद करती थी, लेकिन आज के समय की लड़कियां जो हैं वो जीन्स पहनना पसंद करती हैं। तो ये सब सारा इतना बदलाव आ गया है आज और पहले की अपेक्षा। तो इसी अपने बचपन के बारे में कृष्णा सोबती जी बताएं कि एक बचपन होता है और बचपन में बच्चों के प्रति क्या क्या हौसला और रुचियां होती हैं, आकांक्षाएं होती हैं, उन सबको बताया इस बचपन नामक कहानी के माध्यम से कृष्णा सोबाती जी। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ आपका ये पाठ 2 बचपन समाप्त होता है। तो आप सबको मैं धन्यवाद देता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग इसे ज़्यादा पढ़ेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। और इसका जो प्रश्नोत्तर है उसका भाग जो रहेगा वो नेक्स्ट भाग हम अगले वीडियो में देंगे। इसी के साथ आप सबका अपना राजेंद्र का आप सभी को जय हिंद और जय भारत। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद बच्चों।